अक्सर आपने 1975 में इमरजेंसी को बहुत करीब से देखा और एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में काम किया, जेपी आंदोलन से जुड़े रहे। उस समय के अपने कुछ अनुभवों के बारे में बताइए कि उस समय किस तरह संविधान की रक्षा करने की कोशिश हो रही थी? देखिए 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव की परंपरा को बदल करके और लोकसभा का अलग से चुनाव करवाया। जब वो चुनाव हुआ तो जो व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया वे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तब वो लोकनायक नहीं माने जाते थे, लोकनायक तो वो 74-75 में माने गए, लेकिन वो तब सर्वोदय के नेता थे, देश के नेता थे और उन्होंने हरदन हल्ली की पहाड़ियों पर एक मीटिंग बुलाई अपने मित्रों की, जिसमें विशेषज्ञ थे, जिसमें पत्रकार थे, जिसमें गंगा बाबू जैसे लोग थे, जिसमें नानाजी देशमुख थे, वीजी वर्गीस थे, रामनाथ गोयनका थे। और वहाँ विचार का प्रश्न ये था कि ये जो 71 का चुनाव हुआ है वो बड़े महंगे चुनाव हो गए। तो महंगा चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरनाक, ये बात वहाँ महसूस की गई। उसी समय हम लोग जो विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय थे कार्यकर्ता के रूप में, तो हम लोगों को भी लगा कि ये जो बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं, वो वादों का कोई जमीन की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, कुछ शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन की भी योजना बनाई और संयोग से वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, जिसमें किसी स्टेज पर जेपी भी आए। तो उस समय दरअसल संविधान की रक्षा, संविधान के वादे, संविधान से अपेक्षाएं जो थी, वो उस आंदोलन का मुद्दा था। और जेपी अपनी सभाओं में संविधान का वास्ता भी देते रहते थे। जब उसी आंदोलन में मैं 9 अप्रैल 1974 को गिरफ्तार हुआ और मीसा में गिरफ्तार हुआ और 12 नवंबर 1974 को जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं छूटा, तो उस फैसले को जयप्रकाश नारायण ने अपनी सभाओं में उस फैसले की खास-खास बातों को सुनाया और कहा कि देखिए इंदिरा गांधी की सरकार सत्याग्रह को, अहिंसा को और लोकतंत्र पर हमले कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अहिंसात्मक सत्याग्रह यानी सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, आंदोलन, लोकतांत्रिक मांगे, ये सब नागरिकों का अधिकार है। तो इस तरह से एक उस समय संविधान के प्रति चेतना थी। लेकिन जब मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं था, कुछ थोड़े से लोगों में इस संविधान के बारे में चेतना थी। और जब इमरजेंसी आ गई तो 25 जून 1975 को की रात में इमरजेंसी लगी है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने उस पर हस्ताक्षर किया 11:45 पर और उसके बाद वो लगी। मैं अभी कैसे लगी, क्या हुआ, ये इस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने अपने 26 जून के रेडियो भाषण में एक बहुत सरासर झूठ बोला और ये कहा कि जयप्रकाश नारायण ने
सेना को भड़काया और सब किया, इसलिए हमको इमरजेंसी लगानी पड़ी। शाह कमीशन की रिपोर्ट मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था, उसको मैं लगातार पढ़ भी रहा हूँ और हमने अभी तक इमरजेंसी के बारे में 25 लेख भी लिखे। तो मैंने ये पाया कि 12 जून 1975 से और 25 जून 1975 के बीच में क्या हुआ, शाह कमीशन ने उसको डॉक्यूमेंट किया। और ये उसका सार यह है कि जैसे ही इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई, वे 6 साल के लिए अब चुनाव नहीं लड़ सकती और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 24 जून को कोई राहत नहीं दी वी.आर. कृष्ण अय्यर की अदालत में। तो 12 जून से ही इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने की तैयारियों में जुट गई थी और इसलिए ये इमरजेंसी जिस आधार पर लगाई गई वो झूठा आधार था, अनावश्यक था और मैं यह आज कह सकता हूँ, प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर कह सकता हूँ कि ये 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक जो इमरजेंसी हमारे देश में थी, वो अनावश्यक थी और इस दौरान संविधान की हत्या हुई। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हुई कि प्रधानमंत्री ने अपने लिए इमरजेंसी लगवाई। अपने लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24 जून को उनको कोई राहत नहीं मिली, अगले दिन इमरजेंसी लगा दी। तो जब 21 जुलाई 1975 को लोकसभा बैठी है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि 38वां और 39वां जो संविधान संशोधन है, वो इसलिए किया गया कि हाई कोर्ट के अधिकार छीन लिए गए। यानी कोई रिट फाइल करेगा चुनाव के, किसी प्रधानमंत्री के चुनाव की याचिका अब हाई कोर्ट नहीं सुन सकता उस संशोधन के। और अब अगर किसी को कुछ प्रधानमंत्री के चुनाव पर शिकायत है तो पार्लियामेंट की एक कमेटी को वो काम सौंप दिया गया। अब तो इसलिए इमरजेंसी मैं कहूँगा अनावश्यक थी और इमरजेंसी के दौरान फिर पूरे 38वें से लेकर 42वें संविधान संशोधन तक 38, 39, 40, 41, 42 5 संविधान संशोधन से संविधान को रीराइट कर दिया और संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए। यहाँ तक हुआ कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया। जबलपुर के का एक केस है, जिस जबलपुर के एक हाई कोर्ट को दबाव डाल करके और एक व्यक्ति को बाकायदे उससे ये अधिकार यानी जो जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको जीने का अधिकार नहीं। और वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पी.एन. भगवती थे। पी.एन. भगवती का वैसे तरह से तो बड़ा नाम है, लेकिन उस बेंच ने उस फैसले को ओके किया। तो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार सब छीन लिए गए। दूसरी जो बात हुई और बताता हूँ आपको, मैंने ऐसी हजारों बातें। जिस मीसा में मैं बंद था, तो मीसा कानून जब बना पार्लियामेंट में, तो उस समय विपक्ष बहुत मजबूत था और विपक्ष ने उस समय की सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार से ये वादा लिया था, आश्वासन प्राप्त किया था कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करेंगे। और मीसा में
मीसा में राजनीतिक बंदियों के लिए सुविधाएं थी। क्या-क्या सुविधा थी? नंबर 1, मैं कानूनी सुविधा की बात कर रहा हूँ पहले। जिस व्यक्ति को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता था, उसे लिखित जिलाधिकारी को बताना पड़ता था कि आप इस आधार पर गिरफ्तार किए गए। तो वो व्यक्ति उस आधार को चुनौती देता था और उसके लिए बाकायदे राज्य सरकार को एक एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ती थी, जिसका अध्यक्ष जज होता था और कुछ अफसर होते थे। एडवाइजरी कमेटी अगर उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो जेल में रहेगा, एक्सेप्ट कर लेती है तो रिहा हो जाएगा। लेकिन अगर रिजेक्ट कर देती है तो उस व्यक्ति को जो रिटेन्यू है, जो गिरफ्तबंदी है, उसे हाई कोर्ट में जाने का अधिकार था। हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार था। तो इन 2 सीढ़ियों से चढ़ करके तीसरी सीढ़ी पर हमारे पक्ष में फैसला हुआ 12 नवंबर 1974 को। वो एआईआर में रिपोर्टेड केस है। अब इमरजेंसी में ये सारे अधिकार छीन लिए गए, यानी कोई मीसाबंदी कोर्ट में नहीं जा सकता और इसलिए जितने हजार लोग इमरजेंसी में मीसा में बंद थे, उन्होंने मान लिया था कि या तो परमात्मा बुलाएगा तब हमारी जेल से छुट्टी होगी, या इंदिरा गांधी छोड़ेंगे तब छुट्टी होगी। तीसरा कोई मार्ग नहीं था। हम लोग भी बंद थे, तो हम 17 लोग एक साथ बंद थे बनारस की शिवपुर जेल में। अब देखिए, मैं अपना केस आपको बताता हूँ। मैं बनारस गया था छिपने के लिए। अच्छा। मैं सोचता था कि बनारस में 50 परिवार हैं जहाँ हम रह सकते हैं, लेकिन मुझे ये कतई संदेह नहीं था कि कांग्रेस के बड़े नेता पुलिस के एजेंट के लिए की तरह काम करेंगे। मैं एक चौराहे से पार करके पार्क से होते हुए जहाँ जाना चाहता था वहां जा रहा था। सड़क पार किया और देखा और मैंने पाया कि थोड़ी देर बाद ही 100-150 पुलिस हमको पार्क में घेर लेती है और कहती है कि आप कोतवाली चलिए। पास में ही कोतवाली थी, मैं कोतवाली गया। हमको किसने गिरफ्तार कराया? बनारस के लोकसभा सदस्य सुधाकर पांडे ने, क्योंकि उन्होंने देख लिया था और मैं पार कर रहा था। तो इमरजेंसी के दौरान यानी कांग्रेस को पुलिस से एक नागरिक को कांग्रेस से कष्ट था, पुलिस से कष्ट था, जेल से कष्ट था, कांग्रेस की लीडरशिप से कष्ट। जिसने भी प्रतिरोध किया वो सब संविधान की रक्षा की रक्षा का अर्थ यह है, मैंने जैसा कहा कि संविधान में नागरिक केंद्रित है। तो नागरिक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी सके, रह सके, अपना काम कर सके, इसके लिए राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था ही जब क्रूर हो जाएगी, अत्याचार भी हो जाएगी, तो प्रतिरोध के जो भी काम किए गए वो संविधान की रक्षा के लिए किए गए और लोकतंत्र की बहाली के लिए किए गए। संविधान जब इमरजेंसी जब लगा दी गई तो शुरू में 2-4 महीने तो लोग सदमे में थे। धीरे धीरे उन्होंने साहस जुटाया, फिर धीरे धीरे विद्यार्थियों ने, युवकों ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने को सक्रिय। मैं भी 16 महीने बाद बाहर आ गया था, तो मुझे भी थोड़ा सा अंडरग्राउंड एक्टिविटी का अंदाज है और इसमें जो सबसे कम ज्ञात बात है वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, चूंकि उस पर प्रतिबंध लग गया था, तो उसको भी अब
इमरजेंसी के खिलाफ खड़े होना पड़ा। हालांकि वो आंदोलन के समर्थन में पहले से ही था। तो और संघ के हजारों कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको पुलिस जानती नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी। पुलिस तो उन्हीं लोगों को पहचानती है जो सभाएं वगैरह करते हैं या मीडिया में आते हैं। तो अंडरग्राउंड वर्किंग चाहे भारत में हो या भारत से बाहर हो, इसका जिम्मा आरएसएस के नेटवर्क ने संभाला और इस तरह से लोकतंत्र की बहाली ये लक्ष्य बन गया लोगों का। और धीरे धीरे प्रतिरोध की छिटपुट घटनाएं होने लगी, पर्चे बांटे जाने लगे। कॉमनवेल्थ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इमरजेंसी के दौरान, उसमें खूब पर्चे बांटे गए। पर्चे बांटे गए तो उससे हुआ ये कि दुनिया में ओपिनियन बनने लगी। दो लोग, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और डॉक्टर मकरंद देसाई, ये दोनों ने भारत से बाहर जा करके और भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, संविधान को एक तरफ रख दिया गया है, ये बात आवाज उठाई। तो उसका एक जो वर्ल्ड प्रेशर है वो भी पड़ा। तो इस तरह से जो भी मैं कहूँगा कि ऐसी 50,000 से ज्यादा शिकायतें, इमरजेंसी में ज्यादतियों की शिकायतें शाह आयोग के पास आई, 50,000 से ज्यादा। अब उतनी शिकायतें तो जांच नहीं कर सकता था, तो उसने राज्य सरकारों को लिख दिया कि आप उनकी जांच करिए। लेकिन ये जो शिकायतें आई, उन शिकायतों का ये दूसरा अर्थ ये भी है कि कई लाख लोग अंडरग्राउंड वर्किंग में शामिल हुए और वे लोग संविधान की रक्षा के लिए शामिल हुए, लोकतंत्र के लिए शामिल हुए। उसमें कुछ चर्चित केसेस हैं, जैसे मान लीजिए जॉर्ज फर्नांडिस का केस है। जॉर्ज फर्नांडिस को डायनामाइट कांड में पुलिस ने फंसाया और उनको बहुत बेरहमी से उनके साथ जाती हुई, उनके भाई थे लॉरेंस फर्नांडिस, उनका तो कोई पॉलिटिकल रोल ज्यादा था नहीं, लेकिन उनको इतना सताया गया कि वो सीधे खड़े न हो पाए। तो ये सब हुआ और इसका जो सबसे अच्छी बात है कि भारत के लोग इमरजेंसी को स्वीकार नहीं किया और न इमरजेंसी को स्वीकार न करने से अंततः इंदिरा गांधी को ये लगा कि चुनाव कराना चाहिए। उनको ये जरूर लग रहा था कि इमरजेंसी के दौरान चुनाव कराने से उनकी तानाशाही पर मोहर लग जाएगी। वो नहीं हुआ। चुनाव हुआ और चुनाव की जब घोषणा हुई तो धीरे धीरे वातावरण ऐसा बना कि 1977 का चुनाव अकेला चुनाव है जिसमें भारत की जनता ने चुनाव लड़ा और लोगों को जिताया। इमरजेंसी को इंदिरा गांधी ने भी मांगा, उनको मानना पड़ा कि उनसे भूल। सर, अभी हमारी बातचीत में जिक्र आया कि किस तरह इमरजेंसी के दौरान जनता ने या छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, आंदोलन किए बड़े-बड़े। तो क्या आज के समय में उसी तरह के विरोध प्रदर्शन या आंदोलनों की जगह है? कुछ सहनशीलता बाकी है आज के हमारी नेशनल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स क्या उस तरह के आंदोलन या छोटे-मोटे भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की स्थिति में हैं? क्या आज भारत में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की कुछ जगह है? देखिए, आज की परिस्थिति अलग है। आज की परिस्थिति
पहली चीज तो एक इमरजेंसी जैसी नहीं है। आज सामान्य वातावरण है और विद्यार्थी, युवा, छात्र छात्राएं, नागरिक, पुरुष महिला जो भी हैं, सब अपने अधिकारों के बारे में सचेत और जहाँ जहाँ मान लीजिए ऐसा लगता है कि हमको अपनी आवाज उठानी चाहिए तो लोग अपनी आवाज उठाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये भी लोगों के उसमें है कि जब बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते थे, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो खूब बड़े आंदोलन होते थे। जैसे मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और वहाँ आंदोलन के लिए वो जाना भी जाता। लेकिन आज एक नए तरह की चेतना लोगों के में है और वो ये है कि प्रतिरोध भी करेंगे और अपने हक की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन हमको जीवन में कुछ करना भी है। तो वो ये तीनों का एक समन्वय यहाँ चल रहा है। आज की परिस्थिति अगर कहेंगे तो लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए भरपूर जगह है, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, हिंसक आंदोलनों के लिए स्पेस कम हो रहा, दोनों में फर्क है। लोकतांत्रिक आंदोलन को तो कोई सरकार, कोई पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार रोक नहीं सकती। इस देश में सत्याग्रह की पौराणिक परंपरा भी है और आधुनिक भारत की भी परंपरा है। तो हमारे यहाँ सत्याग्रह तो हमारे रक्त में है और उसको कोई सरकार रोक नहीं सकती। लोकतांत्रिक अधिकारों को पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती, ना लगाई जानी चाहिए और ना ही मुझे लगता है कि लगाने का इस समय कोई प्रयास है। लेकिन हिंसक आंदोलनों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जो 25 नवंबर का भाषण है वो यही है कि ये हमको संवैधानिक संस्कृति विकसित करनी चाहिए। संवैधानिक संस्कृति केवल नागरिकों के लिए नहीं है, ये प्रधानमंत्री के लिए भी है, मंत्रियों के लिए भी है, सांसदों के लिए भी है, अफसरों के लिए भी है और नागरिकों के लिए भी है। तो लोकतंत्र, संवैधानिक संस्कृति, ये दरअसल हमारे संविधान की सबसे बड़ी देन है।